हो गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन चक्र के संबंध में अध्ययन करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं। पहली गति है दैनिक गति और दूसरी जिसको कि हम लोग घूर्णन गति भी कहते हैं, और दूसरी जो गति है वो गति है परिक्रमण गति, यानी कि जिसमें पृथ्वी सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जो घूर्णन गति है वो लगभग 24 घंटे की है और जो परिक्रमण गति है वो गति है 365 दिन की। हम सब जानते हैं कि दैनिक गति से, पृथ्वी की दैनिक गति से दिन और रात में परिवर्तन होता है, लेकिन पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, जो पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, उससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह पृथ्वी का जो एक छोटा सा मॉडल है जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं। तो यह पृथ्वी एक बार अगर घूमती है अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर घूमती है तो इससे दिन और रात में परिवर्तन होता है। जबकि यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य का भी चक्कर लगाती है, और सूर्य का चक्कर लगाते लगाते ये जो है पृथ्वी, यह 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुके होने के कारण कभी सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, कभी यहाँ पर इस उत्तरी गोलार्ध में अधिक पड़ती हैं, कभी विषुवत रेखा पर अधिक पड़ती हैं और कभी दक्षिणी गोलार्ध में अधिक पड़ती हैं। इसी के संबंध में हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी तो क्या होगा, और जब विषुवत रेखा पर पड़ेगी तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जब पड़ेगी तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा। आइए हम लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि यह जो हमारे पृथ्वी का जो मॉडल है, इसमें 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा इसको कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण का जो अक्षांश है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तर का जो अक्षांश है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, ये पृथ्वी का जो अक्ष है ये दक्षिण और उत्तरी ध्रुव, लेकिन ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और झुकी होने के कारण क्या है कि झुकी होने के कारण कभी सूर्य की किरणें यहाँ अधिक, कभी यहाँ और कभी यहाँ अधिक पड़ती है। इसको हम लोग कैलेंडर वर्ष में 4 प्रकार की तिथियों के से हम लोग इसको करते हैं कि कौन कौन सी तिथि में पृथ्वी की गति कैसे होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो, अगर प्रारंभ से शुरू करें तो हम लोग शुरू करेंगे 21 मार्च से। 21 मार्च की जो स्थिति है और 21 मार्च की स्थिति में दिन और रात दोनों जगहों पर बराबर होगा, यानी उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में और विषुवत रेखा पर भी दिन और रात सभी जगह बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। जब 21 मार्च की स्थिति से पृथ्वी जब आगे बढ़ेगी तो 21 मार्च के बाद आएगा 21 जून की स्थिति, और 21 जून की स्थिति में क्या होगा कि 21 जून की स्थिति में क्या होगा कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा पर पड़ने के कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ने का मतलब है कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा पड़ेगी, और उत्तरी गोलार्ध में पड़ने के कारण सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ने के कारण क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की अवस्था होगी, और ठीक इसके विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध है, यह दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की अवस्था होगी। अब यहां तक समझ में आ गई बात कि 21 मार्च को सर्वत्र जो है सभी जगह पर जो है 21 मार्च को सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ेंगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यही जो 21 मार्च की स्थिति थी, यही 21 मार्च की स्थिति रहती है 23 सितंबर को,
और 23 सितंबर को भी सूर्य की किरण जो है वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, और विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने से क्या होता है, दिन और रात सभी जगह बराबर होते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी दिन बराबर होंगे और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन बराबर होंगे। इसमें जो है उत्तरी गोलार्ध में अभी इस समय यानी 23 सितंबर, याद रखिएगा 23 सितंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का काल रहता है। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर की स्थिति। तो 22 दिसंबर की स्थिति में क्या होता है कि सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को जो है वो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, यानी मकर रेखा के आसपास। इस मकर रेखा के आसपास 22 दिसंबर की का जो ये रहता है, 22 दिसंबर के आसपास मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ने के कारण क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। तो हम लोग देखते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति है, ये दोनों स्थितियां एक जैसी हैं, यानी 21 मार्च को भी पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात बराबर हैं और 23 सितंबर को भी सभी जगह पृथ्वी पर दिन और रात बराबर है। लेकिन 21 जून की जो स्थिति है, या 21 जून की स्थिति और 22 दिसंबर की स्थिति ठीक एक दूसरे के विपरीत होती है। क्यों, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सबसे अधिक पड़ती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती हैं। और 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे ज्यादा पड़ने के कारण क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। वही बात 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर चमकते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, यानी सूर्य की किरण जहां पर सूर्य की किरण उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। सूर्य की किरण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा पड़ेगी, यानी मकर रेखा के आसपास सबसे ज्यादा पड़ेगी, तो इस गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। और यही कारण है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण वो सूर्य की किरणें, या देखिए कि अगर ये अक्ष पर झुकी होने के कारण क्या है, जब यह घूमते घूमते जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो कभी सूर्य की किरण यहाँ पर सबसे ज्यादा पड़ती है या दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में ये अगर पड़ेगी तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की अवस्था होगी। हम लोग अब अपने देश के संबंध में यानी भारत के संबंध में जब इसका अध्ययन करेंगे तो हम लोग भारत की अवस्था को देखते हुए कहेंगे कि भारत में हम लोग अगर इन चारों तिथियों का वर्णन करेंगे, यानी 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर की अवस्था, तो हम लोग चूंकि भारतवर्ष हमारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित होने के कारण क्या है कि 21 मार्च को हम लोग जान रहे थे कि सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर पड़ती है, तो 21 मार्च को हमारे यहाँ बसंत ऋतु का आगमन रहता है, बसंत ऋतु हमारे यहाँ रहती है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं तो 21 जून को भारतवर्ष में ग्रीष्म ऋतु, फिर 23 सितंबर को भारतवर्ष में, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु भारतवर्ष में, और 22 दिसंबर को हमारे यहाँ शीत ऋतु यानी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो भारत के संबंध में एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि 21 मार्च को बसंत ऋतु, 21 जून को ग्रीष्म ऋतु, और फिर 23 सितंबर को शरद ऋतु, और 22 दिसंबर, ये देखिए ये 22 दिसंबर को फिर शीत ऋतु का आगमन हमारे यहाँ हो जाता है। और यह ऋतुओं का परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन चक्र के माध्यम से पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के पड़ने के कारण और पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, और वर्ष भर में प्रत्येक वर्ष यह जो चक्र है यह चक्र लगातार चलते रहता है, जिसे कि हम लोग ऋतु परिवर्तन चक्र कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि सूर्य स्थिर है लेकिन पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, और यह चक्कर हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी हमने बताया है कि यह चक्कर कैसे होता है। यह चक्कर एंटी क्लॉकवाइज होता है।
यानी घड़ी की विपरीत दिशा में यह चक्कर होता है। घड़ी की विपरीत दिशा में चक्कर होने के साथ साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है। इस कारण से हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन संभव होता है। इससे संबंधित जो सवाल है वो आप जो कुछ संस्थान की वेबसाइट ये व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पर आप सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9835584026। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे किसी दूसरे पक्ष पर, और उसमें हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।